एक बार की बात है, सूरजपुर नाम के गांव में रामदयाल अपनी बेटी मीरा के साथ रहता था। कई साल पहले उसकी पत्नी का देहांत हो गया था। उसने अपनी बेटी के लिए सब कुछ किया, उसे बहुत प्यार से पाला और पढ़ाया लिखाया, और अब उसकी शादी की उम्र हो चुकी थी। सीता बेटा, मेरा गला सूख रहा है। जरा मुझे एक गिलास पानी तो दे। जी पिताजी, अभी लेकर आती हूँ। पिताजी, आपकी तबीयत बहुत खराब रहती है। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप दवाइयाँ क्यों नहीं लेते? बेटा, मेरी तबीयत दवाइयों से नहीं बल्कि तेरी शादी करके ठीक होगी। पिताजी, मुझे शादी नहीं करनी। मैं चली जाऊंगी तो आपका ख्याल कौन रखेगा? अरे बेटा, भला ऐसा देखा है कहीं? बेटियों को तो अपने घर जाना ही होता है। बस यही दुनिया की रीत है। चल, खाना परोस, बहुत भूख लगी है। अगले दिन रामदयाल अपने खेतों की ओर निकल जाता है कि तभी उसे रास्ते में सुखिया मिल जाता है। क्या हाल है रामदयाल? आजकल कहाँ रहते हो? मैं ठीक हूँ भाई। बस घर में रहता हूँ। आजकल तबीयत बहुत खराब हो रही है। तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूं भाई। बस इधर उधर घूमकर थक सा गया हूं। अच्छा, कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं रामदयाल, तुम्हें तो पता ही है, मैं लोगों की शादियां करवाता हूं, जिसके कारण मुझे गांव में कम और शहर में ज्यादा रहना पड़ता है। सुखिया जब शादी की बात करता है, तब रामदयाल का मुंह उतर जाता है। अरे भाई रामदयाल, तेरा मुंह इतना उतरा हुआ क्यों है? सुखिया, मेरी बेटी की शादी की उम्र हो गई है, लेकिन अभी तक उसके लिए कोई अच्छा लड़का नहीं मिला। तुम चिंता मत करो रामदयाल, मैं तुम्हारी बेटी के लिए किसी अच्छे घर का रिश्ता जरूर लेकर आऊंगा। ठीक है भाई, कोई लड़का नजर में हो तो जरूर बताना। इतना कहकर रामदयाल और सुखिया अपने काम की ओर निकल जाते हैं। इस तरह कई दिन निकल जाते हैं और एक दिन सुखिया रामदयाल के घर आता है। मीना बेटी, रामदयाल कहाँ है? वो काका पिताजी तो बाहर गए हैं, बस अभी आते ही होंगे। कि तभी रामदयाल आ जाता है। कैसे हो सुखिया? तुम कब आए? मीरा अपने काका के लिए चाय बना के ले आ। ठीक है पिताजी। हाँ तो सुखिया, बताओ कैसे आना हो। रामदयाल, मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। अपनी मीरा की शादी के लिए एक लड़के वालों ने हां कर दी है और वे यहां आकर लड़की को देखना चाहते हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बताओ, वो लोग हमारे घर कब आ रहे हैं? वैसे तो लड़के के घर में उसके माता पिता और एक बड़े भाई भाभी हैं, लेकिन कल तो केवल लड़के के माता पिता आ रहे हैं। अच्छा सुखिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये बात कर तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया। अच्छा रामदयाल, अब मैं निकलता हूं, मुझे बहुत काम है। अगली सुबह सुखिया लड़के वालों को लेकर रामदयाल के घर आता है। देखो रामदयाल, यह लड़के के पिता धनी राम और यह लड़के की माता कमला जी हैं, और ये इनका बेटा है, जो कि अपना खुद का व्यापार संभालता है और चरित्र का बहुत साफ है। इनके घर में किसी चीज की कमी नहीं है। इनके पास बहुत सी जमीन है और शहर में भी कई दुकानें ले रखी हैं। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? आप लोग पहले आराम से बैठिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर मेरी बेटी की शादी आपके लड़के के साथ हो गई तो वह बहुत खुश रहेगी। अच्छा रामदयाल, अब जरा मीरा बिटिया को लेकर तो आओ। हाँ, मैं अभी लेकर आता हूं। अरे बेटी, तुम तैयार नहीं हुई? सभी तुम्हारी राह देख रहे हैं। पिताजी, मुझे डर लग रहा है, कहीं इन्होंने दहेज की शर्त रख ली तो। बेटा, तू चिंता क्यों करती है? ये लोग अच्छे दिखते हैं। अब तू इतना मत सोच और मेरे साथ बाहर चल। आप चलिए, मैं आती हूँ। थोड़ी देर में मीरा तैयार होकर बाहर आती हैं।
यह मेरी बेटी मीरा है। यह बहुत भोली है, पढ़ाई लिखाई में सबसे आगे रही है। यह खाना भी बहुत अच्छा बनाती है और मुझे विश्वास है कि यह आपके घर जाकर भी आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। धनीराम और कमला मीरा को देखकर हैरान हो जाते हैं और सुखिया से गुस्से में बोलते हैं। सुखिया जी, आपने हमें जो फोटो दिखाई थी उसमें तो इस लड़की का रंग बहुत साफ था, पर असल में बात कुछ और ही है। क्या हुआ कमला जी, कोई दिक्कत है क्या? हाँ रामदयाल जी, दिक्कत तो है। आपने हमसे इतना बड़ा झूठ बोला। कमला जी, आप गुस्सा क्यों कर रही हो? बस एक रंग की तो बात है। देखिए सुखिया जी, मोहल्ले में हमारी भी कुछ इज्जत है। अगर ये लड़की हमारे घर की बहू बनेगी तो लोग हम पर हंसेंगे। अरे कमला, तुम चुप करो। क्या कोई ऐसा बोलता है? ए जी, आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? ये लड़की हमारे घर की बहू नहीं बनेगी। धनीराम कमला को लेकर घर के बाहर चला जाता है। कमला, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? हमारे पास इतना अच्छा मौका है और तुम इसे ऐसे ही जाने दे रही हो। ए जी, ये आप क्या कह रहे हो? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे देखो, ये लड़की काली है और शायद कोई इससे शादी नहीं करना चाहता और इसका पिता मजबूर है, जो कैसे भी करके इसकी शादी करवाना चाहता है। समझी? हमें इसी चीज का फायदा उठाना है। अच्छा ठाकुर साहब, ये आप क्या बोल रहे हो? इससे हमारा फायदा कैसे है? देखो कमला, मैं तुम्हें समझता हूं। अगर हम इस लड़की की शादी अपने बेटे विक्रम से करवाएं तो हम इससे अच्छा खासा दहेज ले सकते हैं। कुछ समय बाद इसे छोड़कर हम विक्रम की शादी किसी अच्छी लड़की से करवा देंगे और साथ ही साथ हमें एक मुफ्त की नौकरानी भी मिल जाएगी। अरे वाह जी, आपका दिमाग तो कंप्यूटर से भी तेज चलता है। कुछ देर बाद धनीराम और कमला घर में वापस आकर बैठ जाते हैं। रामदयाल जी, कमला ने आपको जो कुछ भी कहा, मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं। सुखिया जी, हमें यह शादी मंजूर है। सुखिया और रामदयाल बहुत खुश हो जाते हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कमला जी, मैं आपको धन्यवाद कैसे दूं? धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है रामदयाल जी, बस हमारी कुछ शर्तें हैं। कैसी शर्त? देखिए रामदयाल जी, हमें एक गाड़ी और 3 लाख नगद चाहिए और शादी बहुत अच्छी होनी चाहिए। देखिए, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मैं आपको इतना सब कैसे दूंगा? रामदयाल जी, मुझे ये सब नहीं पता। ये कोई दहेज नहीं है, ये तो सिर्फ आपकी बेटी और दामाद के भविष्य के लिए है। माफ कीजिए धनीराम जी, लेकिन मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं आपको इतना सब दे सकूं। मेरी बेटी बहुत अच्छी है, वो आप सबको बहुत खुश रखेगी, ये मेरा वादा है। ये सब हम नहीं जानते। अगर आपको मंजूर हो तो हमें बता देना। अब हम निकलते हैं। सुखिया, मैं इनको ये सब कैसे दूंगा? मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। रामदयाल, मैं जानता हूं, पर बेटी की शादी करनी है तो यह सब करना ही पड़ेगा, वरना इतने अच्छे घर का रिश्ता भी हाथ से निकल जाएगा। इतना कहकर सुखिया वहां से चला जाता है। पिताजी, आपको उनकी कोई शर्त मानने की जरूरत नहीं। मुझे शादी नहीं करनी। पर बेटी, लड़का और परिवार अच्छा है, मुझे कहीं से भी पैसों का इंतजाम करना होगा। अगर यह रिश्ता हाथ से निकल गया तो तुमसे कौन शादी करेगा? इन्होंने कम से कम हाँ तो करी है। लेकिन पिताजी। तुम इसकी चिंता मत करो, तुम्हारा पिता कुछ भी करेगा पर तुम्हारी शादी करवा के रहेगा। बेटा, आखिर ये सब कुछ तो तेरा ही है और तू खुश रहे, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगले दिन सुबह रामदयाल अपने गांव के साहूकार से मिलने जाता है और वह अपना घर गिरवी रख देता है और वहां से कर्ज लेकर सुखिया के घर जाता है। वह सुखिया को सहमति के लिए हाँ कर देता है। सुखिया, मैंने पैसों का बंदोबस्त कर लिया है, तुम लड़के वालों को शादी की तैयारियों करने को बोल दो। कुछ दिन बाद वह अपनी बेटी की शादी विक्रम से करवा देता है। शादी में वह बहुत अच्छा दहेज देता है और अपनी बेटी को कोई भी चीज की कमी नहीं आने देता। सुखिया, लड़के वालों ने जो कुछ भी मांगा मैंने सब कुछ दे दिया। अब बस मेरी बेटी वहां बहुत खुश रहे। अरे रामदयाल, तुम बेटी की चिंता बिल्कुल छोड़ दो। वो एक बहुत ही अच्छे परिवार में गई है।
मीरा बेटी वहां बहुत खुश रहेगी। इधर मीरा भी ससुराल का बड़ा बंगला देख खुश हो जाती है, लेकिन शादी के दूसरे दिन ही ओ महारानी, सूरज सर पर चढ़ चुका है और तू अभी तक अपने कमरे में ही आराम कर रही है। नहीं माँ जी, मैं अभी बाहर ही आ रही थी। कान खोलकर सुन ले, यहाँ सब लोगों को जल्दी खाना खाने की आदत है, इसलिए सुबह जल्दी उठकर सबके लिए नाश्ता बना दिया कर। उसके बाद घर की साफ सफाई, बर्तन, ये सब भी तुझे ही करना है। ये सब सुनकर मीरा के होश उड़ जाते हैं। लेकिन माँ जी, इतने बड़े घर की साफ सफाई में तू नहीं तो कौन करेगा? तेरे बाप ने तेरे साथ 2-4 नौकर तो नहीं भेजे? देख, बड़ी बहू को हमने कैसे रानियों की तरह रखा है, क्योंकि ये अपने साथ दहेज में बहुत पैसा और सामान लाई थी। तू तो भिखारियों की तरह आई है, तो ये सब तो करना ही होगा। और सुन, तुझको हम अपने घर की बहू बनकर ले आए, उसके लिए तू हमारा आभार मान, वरना तुझ जैसी काली लड़की से तो कोई शादी भी नहीं करता। वो तो हमें दया आ गई तेरे बाप पर, जो तेरी शादी मेरे बेटे से करवाई। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही, रसोई में जा और हमारे लिए खाना लगा। मीरा चुपचाप सास की कड़वी बातें सुन लेती है और कोई जवाब नहीं देती। दिन पर दिन मीरा के साथ गलत बर्ताव होने लगता है। उसकी सास उसे दिन भर काम में लगाए रखती और खुद दोनों सास बहू सारा दिन आराम करती। मीरा अंदर ही अंदर घुटने लगी और वो अपने पति से भी कुछ नहीं कहती, क्योंकि विक्रम भी कोई अच्छा इंसान नहीं था। वो दिन भर गांव के गलियों में घूमता और रात को शराब पीकर घर आता और मीरा को 4 बातें सुनाता। तू कल सुबह ही अपने बाप से और पैसा मांगना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगले दिन सुबह पड़ोस के घर की सुहानी मीरा से मिलने आती है। भाभी, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ कि ये जालिम लोग आप पर कितना अत्याचार कर रहे हैं और आप चुपचाप सब सह रही हो, क्यों? सुहानी, ये लोग मुझे बहुत भला बुरा बोलते हैं और सारा दिन घर का काम करवाते हैं। भाभी, मैं सब कुछ जानती हूँ, तभी तो आपसे मिलने आई हूँ। भाभी, आपको अपने पिताजी के घर चले जाना चाहिए, नहीं तो ये लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। सुहानी, मेरे पिता ने मेरी खुशी के लिए अपना सब कुछ गिरवी रखकर मेरी शादी की, और जब उन्हें ये सब पता चलेगा कि मैं यहाँ खुश नहीं हूँ, तो वो जीते जी मर जाएंगे। इसीलिए मैं उन्हें कुछ नहीं बता सकती। तो भाभी, आप कब तक इनकी जुल्म सहोगे? कुछ करना तो होगा आपको। हाँ सुहानी, तुम ठीक बोल रही हो। मेरे पिता ने मुझे इतना पढ़ाया है और इतना सब कुछ देकर मेरी शादी इनके घर इसलिए नहीं की कि मैं यहाँ सारा दिन इनके तने सुनूं। मुझे कुछ करना होगा। भाभी, आप चाहो तो इन लोगों की शिकायत थाने में करवा सकते हो। बस आप एक बार दहेज उत्पीड़न की शिकायत करवा दो, फिर देखना इनके अक्ल ठिकाने आ जाएंगे। ठीक है, मैं चलती हूँ, वरना वो लोग मुझे आपके साथ देख और गुस्सा होंगे। भाभी, आपको मेरी कोई भी मदद चाहिए होगी तो जरूर बताना। सुहानी की बातों पर मीरा बहुत देर तक सोचती रही। उसे अपने पिता के त्याग याद आते, कैसे उन्होंने अपना सब कुछ गिरवी रखकर उसकी शादी की थी। उस रात मीरा ने तय कर लिया कि वह अब अन्याय सहकर चुप नहीं रहेगी, लेकिन वह कोई झगड़ा भी नहीं करेगी, बल्कि सही और कानूनी रास्ता अपनाएगी। अगली सुबह वह चुपचाप अपने कमरे में बैठकर अपने फोन से सबूत जुटाने लगी। सास की अपमान भरी बातें, दहेज की मांग, विक्रम का शराब पीकर गाली देना, घर में किया जाने वाला अत्याचार, इन सब की रिकॉर्डिंग और फोटो उसने अपने पास सुरक्षित रख ली। फिर एक दिन जब सास ने उसे फिर दहेज के लिए ताने मारे, मीरा ने शांत स्वर में कहा, माँ जी, आज मैं पुलिस महिला हेल्पलाइन और महिला आयोग में शिकायत दर्ज करने जा रही हूँ। दहेज लेना अपराध है और मैं किसी अपराधी परिवार का साथ नहीं दूंगी। यह सुनकर पूरा घर हक्का बक्का रह गया। कमला और धनीराम के चेहरे का रंग उड़ गया। धनीराम चिल्लाया, ए लड़की, तू हमें धमकी दे रही है? नहीं,
मैं बस अपने हक की बात कर रही हूँ। जो गलत किया है उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। पिताजी, मैं अभी इसको सबक सिखाता हूँ। बहुत ज्यादा जुबान चलने लगे हैं इसके। ये गलती तो करना भी मत। मेरे पास तुम सबके खिलाफ सबूत है। जो इतने दिनों से आप लोगों ने मेरे साथ गलत किया, वो सब मैंने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया है और सुखिया चाचा को भेज भी दिया है। और एक बार दहेज लेने के अपराध में पकड़े जाने पर आप लोगों के साथ क्या क्या हो सकता है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। मीरा की ये बात सुनते ही सबके होश उड़ गए। कमला और धनीराम एक दूसरे को देखते रह जाते हैं और विक्रम भी डर गया, क्योंकि उसे पता था कि दहेज का केस बहुत बड़ा अपराध है। वो लोग मीरा से कुछ बोलते उससे पहले ही सुखिया और रामदयाल वहां आ जाते हैं। मीरा बेटी, तुम कैसी हो? बेटा, तुम इतने दिनों से इन लोगों के जुल्म सह रही हो और अपने पिता को कुछ नहीं बताया, लेकिन अब तुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं। हमने इनके खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। हाँ बेटी, बस पुलिस किसी भी समय यहाँ पहुँचती ही होगी। ये सब सुन धनीराम और कमला अपने घुटनों पर बैठ माफी मांगने लगते हैं। अब उन लोगों को समझ आ चुका था कि उनकी चालें उलटी पड़ चुकी हैं। रामदयाल जी, कृपया कर आप पुलिस को न बुलाएं। हम लोग बैठ के बात करते हैं, सब ठीक हो जाएगा। मीरा बेटी को कोई गलतफहमी हुई है। हाँ समधी जी, मीरा को तो हम अपनी बेटी की तरह रखते हैं। कमला जी, अब आप लोग ये सब न बोले तो अच्छा होगा। मैंने सारी रिकॉर्डिंग देख ली है कि कैसे आप लोग मेरी बेटी को अपने घर की नौकरानी बनाकर रखते हैं। आप लोग समझ भी नहीं सकते कि एक बाप अपनी बेटी की खुशियों के लिए अपना सब कुछ बेच देता है, और आप जैसे लालची लोग उनकी बेटियों के साथ ये सब करते हैं। आप लोगों को इतनी हिम्मत कैसे मिलती है? शायद इसीलिए भगवान ने आपको बेटी नहीं दी। रामदयाल जी, हमें माफ कर दीजिए। हम अपनी लालच में इतने अंधे हो गए थे कि सच में यह नहीं समझ पाए कि कोई पिता अपनी बेटी को कितने अरमानों से ससुराल भेजता है। आप हमें एक मौका और दीजिए, हम आपकी बेटी को अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। धनीराम जी, अब बहुत देर हो चुकी है। मेरी बेटी के सभी आंसू की कीमत तो आप लोगों को चुकानी ही होगी। चलो बेटा, अपने घर चले। बहू, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। मीरा ने शांत होकर जवाब दिया। गलती तब होती है जब इंसान अनजान हो। आपने तो सब जानकर किया। विक्रम भी मीरा से माफी मांगने लगता है। मीरा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन मुझे बदलने का एक मौका दो। अगर तुम सच में एक अच्छा जीवन चाहते हो तो शराब छोड़ो, मेहनत करो और मुझे इज्जत दो, वरना मैं अपने भविष्य को बर्बाद नहीं करूंगी। और जिस दिन तुम बदल जाओगे उस दिन मुझे लेने मेरे पिता के घर आ जाना। विक्रम पहली बार मीरा की आंखों में सच्ची शक्ति देख पाया। वह चुप हो गया और सिर झुका लिया। और हाँ, इस बार मैं आप लोगों को माफ कर रही हूँ, लेकिन आप लोग कभी किसी लड़की को कमजोर मत समझना। अगर कोई लड़की चुपचाप ससुराल वालों के गलत व्यवहार को सहती है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो कमजोर है। बस अपने मां बाप के लिए वो चुप रहती है। चलिए पिताजी। इस तरह मीरा ने अपने ससुराल वालों सबक सिखाया। कुछ समय बाद विक्रम अपनी सारी गलत आदतों को छोड़ देता है और मीरा को उसके घर से लेकर अपने घर आ जाता है। अब मीरा उसी घर में, उसी परिवार में डरी हुई बहू नहीं, बल्कि सम्मान से जीने वाली, शिक्षित और आत्मनिर्भर मीरा बनकर रहने लगी। गांव की औरतें भी मीरा से प्रेरित होकर अपने हकों के लिए खड़ी होने लगीं। सीतापुर नामक एक गांव में 3 भाई रहते थे। बड़े का नाम रमेश, मंझले का नाम सुरेश और सबसे छोटे भाई का नाम था भोला। पिताजी गुजर चुके हैं। तीनों भाई का विवाह भी हो गया। आज तीनों पिता की संपत्ति का बंटवारा कर रही हैं। हाँ देखो भाई, मैं सबसे बड़ा हूं, इसलिए मैं बंटवारे का काम करूंगा। बोलो, तुम लोगों को मंजूर है? भैया, मैं तो मंझला हूं, आप जो बोलोगे मुझे स्वीकार है। भैया, आप दोनों तो मेरे बड़े भैया हो, मैं तो सबसे छोटा हूं। आप लोग जो फैसला करोगे मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। पिता के जाने के बाद आप दोनों को मैं पिता स्वरूप मानता हूं। तो फिर ठीक है, सबसे पहले हम खेतों का बंटवारा करते हैं।
देखो भाई, हमारे पास 2 खेत हैं और 1 मेड है। हम लोग 3 भाई हैं, इसलिए 2 खेत में से 1 मैं और 1 मंझला सुरेश का होगा और बचा मेड छोटा भाई यानी कि भोले का होगा। अरे वाह, बहुत अच्छा निर्णय है भैया, मुझे मंजूर है। कहो भोला, तुम तो चुप हो गए, क्या तुम्हें मंजूर नहीं? नहीं भैया, आप जो कहेंगे वो मुझे मंजूर है। अच्छा, तो ठीक है। अब बारी आती है हमारे पिताजी द्वारा लगाए गए संतरे के पेड़ का। चलो, अब संतरे के पेड़ के पास चलते हैं। अब तीनों भाई संतरे के पेड़ के पास आते हैं। संतरे के पेड़ में 2 डाली है। दोनों डालियों में संतरे लदे हुए हैं। देखो भाई, ये है संतरे का पेड़। अब इसका बंटवारा भी कर लेते हैं। देखो, इसमें 2 डाली हैं और 1 जड़ है। इन 2 डाली में से 1 डाली मेरा होगा और 1 सुरेश का होगा और जड़ भोला का होगा। बहुत अच्छा भैया, ये फैसला भी मुझे मंजूर है। आप लोग तो बड़े हो, मैं तो सबसे छोटा हूं। मैं भला आप लोगों की बात को कैसे टाल सकता हूं? मुझे भी मंजूर है भैया। अब तीनों भाई घर आते हैं। सुरेश, भोला, अब मैं घर का बंटवारा भी कर देता हूं। इस घर में 4 कमरे हैं और 1 छत है। 2 कमरा मेरा होगा और 2 कमरा सुरेश का, और जो खप्पर का छत बच जाएगा वो भोला का होगा। बड़े भाई के इस फैसले से भोला बहुत दुखी हो जाता है। फिर भी बड़े भाई का फैसला मानकर वो कुछ नहीं कहता है। इस तरह घर का बंटवारा भी पूरा हो जाता है। दूर खड़ी बूढ़ी माँ ये सब देख रही थी। अरे भैया, खेत, पेड़ और घर के बाद और एक जरूरी चीज तो आप भूल ही गए। अरे सुरेश, वो क्या जरूरी चीज है जो मैं भूल गया हूं? भैया, पिताजी हम तीनों भाइयों के लिए कुछ रुपए पैसे भी तो छोड़ गए हैं, आप उसे कैसे भूल सकते हो? अरे हाँ, याद आया। जरा रुको, मैं अभी लेकर आता हूं। बड़ा भाई रमेश घर के अंदर से एक मटका लेकर आता है जिसमें कई सिक्के भरे थे और उनमें से कुछ पुराने जमाने के सिक्के भी थे। देखो भाइयों, इसमें 2 प्रकार के सिक्के हैं। एक जो अभी वर्तमान में चल रही हैं, वहीं दूसरा जो हमारे दादा के दादा के दादा जमाने के हैं, यानी कि बहुत पुराने जमाने के सिक्के हैं, जो कि कुछ अजीब धातुओं के साथ बनाया गया है। तो भैया, अब इन सिक्कों का कैसे बंटवारा करोगे आप? तो सुनो, अभी के जमाने में जितने भी सिक्के चल रहे हैं, उन सिक्कों को मैं और मंझला भाई सुरेश का होगा, और जो सिक्के बहुत पुराने हैं, जो कि पुराने धातुओं से बनाए गए हैं, वो भोला का होगा। इस तरह दोनों भाई रुपए पैसे को भी ले जाते हैं और भोला के हाथों में पुराने जमाने के सिक्के रख देते हैं। भोला ये सब नाइंसाफी देखकर बहुत दुखी होता है और बोलता है, भैया, आप दोनों ने तो सारे रुपए पैसे ले लिए, फिर भी अगर मेरे तकदीर में सिर्फ ये पुराने सिक्के ही लिखे हैं तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। भोला अपने हिस्से सिक्कों को लेकर घर के अंदर जा ही रहा था कि तभी बड़ा भाई उसे रोककर कहता है, अरे भोला, तू पगला गया है क्या? तूने सुना नहीं? बंटवारा हो गया है। अब इस घर में हम रहेंगे। तुम्हारा हिस्सा तो छत में है, तुमको तो बंटवारा में छत दिया गया है। अब तुम उस खप्पड़ छत में जाके रह सकते हो। इस घर के अंदर अब तुम नहीं रह सकते। अब ये घर हम दोनों का हुआ। भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं कहाँ जाऊंगा? मेरी तो अभी अभी शादी हुई है। मैं अपनी पत्नी को लेकर कहाँ रहूंगा भैया? अरे भोला भाई, ये तो तुम्हें पहले सोचना था ना, जब बंटवारा चल रहा था। अब पछताए क्या करें जब चिड़िया चुग गई खेत। दोनों भाई ने भोला और उसकी पत्नी को घर से बाहर कर दिया। बेटा, तुम दोनों ने भोला के साथ ये अच्छा नहीं किया। मुझे पता है कि बचपन से ही तुम दोनों भोला को पसंद नहीं करते, क्योंकि वो तुम्हारा सगा जो नहीं। अम्मा, जब आप जानती हो कि वो हमारा सगा नहीं, तो भला पिताजी की दौलत में उसका हक कैसा? हाँ अम्मा, और इसीलिए तो हमने पिताजी के जीते जी बंटवारा नहीं किया, क्योंकि हमें पता था कि पिताजी इन सारी दौलत में भोला का भी हिस्सा लगाने बोलेंगे। भैया, सिर्फ हिस्सा नहीं, पिताजी तो सारा धन ही भोला के नाम कर देते। उनका प्रिय बेटा जो था। यानी कि तुम दोनों अपने पिता के सामने सिर्फ दिखावे के लिए भोला को अपने सगे भाई की तरह रखते थे। आप पिताजी किसी भी ऐरे गहरे को हमारा भाई बना के घर ले आए थे, तो क्या हम उसे भी अपना हिस्सा दे दें?
एक बात जान लो, तुम दोनों ने भोला के साथ बहुत गलत किया है और एक दिन तुम्हें इस गलती के लिए बहुत पछतावा होगा। वहीं दोनों पति पत्नी गांव के तालाब किनारे अपनी एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे। हे भगवान, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? अब ना घर का रहे ना घाट का, कैसे चलेगा जीवन? 2 वक्त की रोटी तो छोड़ो, एक रोटी भी नसीब में नहीं है। अब रोते क्या हो? जब बंटवारा हो रहा था तब तो तुम्हारी अकल घास चरने गई थी। मेरी मति मारी गई थी जो मैंने तुम्हारे साथ विवाह किया। मेरी तो किस्मत ही खराब है। बड़े भाई बोलकर तुमने कुछ ज्यादा ही इज्जत दी थी। देख लिया नतीजा, अब भुगतो। ममता, वो दोनों मेरी बड़े भाई थे। अब बताओ भला मैं उनसे कैसे सवाल जवाब करता? अच्छा, तुम्हारे बड़े भाइयों ने तो अपने छोटे भाई के लिए कुछ नहीं सोचा, सब कुछ तो रख लिया। तुम्हारे हिस्से में क्या दिया है? खेत के नाम पर मेड़ दिया है और पेड़ के नाम पर जड़ दिया है। घर के नाम पर छत दिया है और पैसे के नाम पर ये आदम जमाने के 4 सिक्के दिए हैं। ममता, अब बस भी करो, और कितनी ताने मारोगी? अब छोड़ो उन बातों को। चलो, छोड़ दिया। अब बताओ आगे का क्या? क्या करोगी, क्या खाओगी, कुछ बताओगे मुझे? मैं क्या करूं? वैसे मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मांझी ने भी इस नाइंसाफी पर कुछ नहीं बोला और ना ही हमें रोका। हाँ ममता, मुझे भी माँ का चुप रहना अच्छा नहीं लगा। हो सकता है माँ की कोई मजबूरी होगी, वरना माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। मेरे लिए इतना ही काफी है। अब ये सारी बात छोड़ो, मैं एक काम करता हूँ। मैं मुखिया जी के पास इन पुराने सिक्कों को लेकर जाता हूँ। शायद इन सिक्कों के बदले मुझे कुछ नया सिक्का मिल जाए। भोला बड़ी उम्मीदों के साथ उन 4 सिक्कों को लेकर मुखिया के पास जाता है। अरे भोला, तुम यहाँ, बताओ कैसे आना हुआ? मुखिया जी, मेरे पास ये सिर्फ 4 सिक्के ही हैं। क्या आप इन सिक्कों के बदले मुझे कुछ नए सिक्के दे सकते हैं? अरे भोला, ये सिक्के बेकार हैं, अब ये चलन में नहीं रहा। भला तुम्हें इन सिक्कों के बदले कौन पैसे देगा? सच में तुम बहुत भोले हो। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मैं तो बर्बाद हो गया सेठ जी। देखो भोला, मैंने भी तुम तीनों भाइयों के बंटवारे की बात सुनी है। सुनकर बहुत बुरा लगा। दोनों भाइयों ने तो सब कुछ ले लिया और बदले में तुम्हें कुछ नहीं दिया। ऊपर से उन निर्दयी भाइयों ने तुम्हें घर से भी निकाल दिया। हे भगवान, ऐसा भाई तो दुश्मनों को भी ना मिले। अभी क्या करूं मुखिया जी? लगता है मेरी तकदीर में कुछ नहीं है। अगर आप कुछ काम दे दे तो बहुत मेहरबानी होगी। हाँ भोला, तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं जाता। भोला, पता नहीं क्यों, वैसे तो मैं किसी के ऊपर दया नहीं करता, फिर भी तुम्हारा दुख देखकर मेरे जैसे कठोर दिल भी आज पिघल गया। एक काम करो भोला, कल से तुम और तुम्हारी पत्नी मेरे खेतों पर काम करो। मैं जितना मजदूरी दूसरे मजदूरों को देता हूं, उससे ज्यादा मजदूरी मैं तुम दोनों को दूंगा। वैसे भी तुम्हारे पास अभी कोई काम नहीं है। हाँ मुखिया जी, मैं आपके यहाँ काम करूंगा, मेरी पत्नी भी काम करेगी। ठीक है भोला, तो फिर कल सुबह से खेत पर काम के लिए आ जाना, और ये तुम अपने सिक्के अपने पास ही रखो। शायद यही तुम्हारी 4 सिक्के की तकदीर वाली निशानी है। भोला उदास होकर वापस अपनी कुटिया पर आता है। भोला की पत्नी रास्ता देख रही थी। भोला अपनी पत्नी के पास आकर सारी बातें बताने लगता है। अब यही दिन देखना बाकी था। अब हमें दूसरे के खेतों में काम करना पड़ेगा। हाय रे मेरी किस्मत। अब देखो ममता, तुम ज्यादा ज्ञान मत दो। हमें काम मिला है, कल से काम पर जाना है। इस तरह दिन गुजरता गया। भोला और ममता अब मुखिया के खेतों पर काम करने लगे। रोजी रोटी का एक जरिया उन्हें मिल गया। खेतों पर फसल लहलहाने लगी। दूसरी तरफ दोनों भाइयों के खेतों में भी अच्छी फसल हुई। अरे भैया, इस साल तो हमारा फसल बहुत अच्छा हुआ है। हाँ भाई, इस साल तो बहुत ज्यादा फसल हुआ है। इस साल बहुत आमदनी होगा। हाँ, बस 2 दिनों में फसल कटवाकर बाजार में बेच देंगे। चलो भैया, घर चलते हैं, कल सुबह फिर आएंगे। अरे ममता, देखो सुबह से दोपहर हो गया है, खाने का वक्त हो गया है। चलो कुछ खा लेते हैं। वैसे आज खाने में क्या है ममता? घर में जो भी थी रूखी सूखी सब ले आई हूँ। चलो खा लो।
थके हारे भोला और ममता दोनों खेत के एक किनारे में बैठकर खाना खाने लगते हैं। अरे ममता, क्या हुआ? तुम अचानक खाना क्यों बंद कर दी? नहीं, कुछ नहीं। मैं तो बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। क्यों ममता, क्या हुआ? बताओ भी। देखो ना, हम कितना काम करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक। ऐसा कब तक चलेगा? पता नहीं किस जन्म की सजा भुगत रही हूं। भगवान ने तो हमसे मुंह मोड़ लिया है। बेघर होकर हम भटक रहे हैं। हमारी भाग्य में कुछ नहीं, न कोई संतान, न कोई जमीन जायदाद। हाँ ममता, मैं भी यही सोचता हूं, पर क्या करें, शायद हमारे किस्मत में यही लिखा है। हाँ, अब तो भगवान पर से भी भरोसा उठने लगा है। भोला और ममता दोनों बातें कर ही रहे थे कि बेटा, बस थोड़े दिन और भगवान पर भरोसा रखो। अब तुम्हारे दुख खत्म ही होने वाले हैं। माँ, आप यहाँ? माँ, जब आपने उस दिन हमारा साथ नहीं दिया, तो फिर आज क्या हमदर्दी जताने आई हैं? ममता, ये तुम कैसे बात कर रही हो माँ से? वो ठीक ही तो बोल रही है बेटा। उसकी जगह कोई भी होगा तो मुझसे नाराज ही होता। तुझे भी तो बहुत बुरा लगा होगा। नहीं माँ, मुझे आपसे कोई नाराजगी नहीं। मुझे मालूम है माँ, इसमें जरूर आपकी कोई मजबूरी है। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही समझा। लेकिन अब वो समय आ गया है जब मैं तुम्हारा साथ दूंगी। माँ, ये आप क्या बोल रही हैं? भोला, अब तुम्हें वही करना है जो मैं बोलूंगी। लेकिन करना क्या है माँ? भोला, आज रात को तुम लोग अपने खेत पर आ जाना। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। बेटा, ज्यादा सवाल मत कर और रात को खेत पर मिलना। ठीक माँ। आधी रात का समय था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। भोला, उसकी पत्नी ममता और माँ खेत के बीचों बीच खड़े थे। माँ के हाथ में फावड़ा देखकर दोनों हैरान थे। भोला बोला, माँ, आप फावड़ा लेकर क्यों आई हैं? माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, तुम्हारे भाइयों ने खेत के बंटवारे में तुम्हें ये मेड़ दिया है ना, तो तुम इस मेड़ को तोड़ दो। ये सुनकर भोला और ममता चौंक गए। माँ, ये आप क्या बोल रही हैं? अगर मैं ये मेड़ तोड़ दूंगा तो खेत में पानी भर जाए। बेटा, तो तुझे क्या फर्क पड़ेगा? तेरी मेड़ है, तू बस इसे तोड़ दे ताकि उन दोनों को सबक मिले। हाँ भोला जी, माँ बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। जब उन्होंने आपके बारे में नहीं सोचा तो आप इतना क्यों सोच। माँ और पत्नी की बात मानकर भोला खेत की मेड़ तोड़ देता है, जिससे खेत में पानी भर जाता है और पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। बेटा, अब तुम लोग घर जाओ और कल रात फिर मुझे संतरे के पेड़ के पास मिलना। भोला जी, माँ ने तो बहुत सही दिमाग लगाया है। मैं खामखा माँ को गलत समझ रही थी। ममता, मैंने तो पहले ही बोला था कि माँ की कोई मजबूरी होगी। हाँ, माँ सही समय का इंतजार कर रही थी। अब पता नहीं कल रात माँ क्या करवाने वाली हैं। अगली सुबह जब दोनों भाई खेत पर पहुंचते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारे सभी फसल तो बर्बाद हो गया। कितनी अच्छी फसल लगी थी। सोचा था इस साल सोने के गहने लूंगा, पर सपना सपना ही रह गया। अरे भाई, हम दोनों तो बर्बाद हो गए रे। कितनी अच्छी फसल लगी थी। सुरेश, किसी ने ये मेड़ तोड़ दिया है, इसीलिए हमारे खेत में पानी भर गया और हमारी सारी फसल खराब हो गई। भैया, जरूर ये काम भोला का होगा। जरूर उसने होशियारी की होगी। रमेश और सुरेश दोनों रोते हुए घर को आते हैं। घर आकर अपनी पत्नियों को सारी कहानी बताने लगते हैं। ये आप लोग क्या बोल रहे हैं? अब हम क्या करेंगे? देखो जी, मेरी बात सुनो। अगर फसल बर्बाद हो गया है तो कोई बात नहीं, हमारा संतरा का पेड़ तो है ना। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। पर अभी संतरे पकने को कम से कम 12 से 15 दिन और लगेगा। हाँ भैया,
जब संतरे पक जाएंगे तो हम उसे बाजार ले जाकर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। हाँ हाँ सुरेश, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब यही एक रास्ता बचा है, वरना हम सब भूखे मर जाएंगे। बाहर खड़ी माँ ने ये सब सुन लिया। दूसरी रात भोला, ममता और माँ संतरे के पेड़ के पास पहुंचे। आज माँ के हाथ में कुल्हाड़ी देखकर दोनों हैरान थे। माँ, आज आप क्या करने वाली हैं? सुनो जी, क्या यही वो संतरे का पेड़ है? हाँ ममता, यही तो बंटवारे वाला संतरे का पेड़ है। हाँ, एक डाल पर बड़े भैया और एक डाल पर मंझला भैया का अधिकार है। हमारा हिस्सा कौन सा है? अरे ममता, मैंने तो पहले ही तुम्हें बता दिया था कि हमारा हिस्सा सिर्फ जड़ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। हाँ बेटा, तो फिर ठीक है, इस पेड़ का जड़ तो तुम्हारा है, इसलिए इस जड़ को रखो या काटो ये तुम्हारी अपनी मर्जी। इसलिए ये कुल्हाड़ी लो और पेड़ को जड़ से काट दो। लेकिन माँ। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तुम मेरी बात मानो और पेड़ काटो। भोला माँ की बात मान संतरे का पेड़ काटने लगता है। थोड़ी ही देर में पेड़ नीचे जमीन पर गिर जाता है और एक जोरदार आवाज होती है। पेड़ के जड़ के पास की मिट्टी निकल जाती है और वहां एक संदूक दिखाई देता है। भोला और ममता ये देख हैरान हो जाते हैं और माँ से कुछ बोलते उससे पहले ही रमेश और सुरेश आवाज सुनकर दौड़कर पेड़ के पास आते हैं। देखो भैया, मैंने बोला था ना कि ये सारा काम भोला का है। अच्छा, तो तू है भोला, तू हमसे बदला ले रहा है। माँ, देख लिया ना इसकी करतूत। आप तो इसे बहुत अच्छा समझती थी ना। आखिर गैर गैरी होते हैं। भैया, ये आप क्या बोल रहे हैं? क्या मैं आपका सगा नहीं हूं? हाँ बेटा, तू इनका सगा नहीं है और ये सब छोड़ और ये संदूक लेकर घर की ओर चल। बेटा, अभी तुझे घर का छत भी तोड़ना है जो तेरे हिस्से में आई है। सब घर के आंगन में पहुंचते हैं। माँ, ये आप क्या बोल रही हैं? आप हमारा घर तोड़वाना चाहती हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आप हमारी तरफ हैं या इस गैर की तरफ। बेटा, मैं किसी की तरफ नहीं हूं, मैं तो सिर्फ सच्चाई की तरफ हूं। भोला, तू संदूक खोल। भोला माँ और भाइयों की बातों से बहुत आहत में था, उसे कोई होश नहीं था। ममता, वो नहीं खोलेगा, तू ही इस संदूक को खोल। ममता की संदूक खोलते ही सभी की आंखें फटी रह गईं। उसमें सोने चांदी के गहने, हीरे जवाहरात और पुराने खजाने के सिक्के भरे पड़े थे। माँ बोली, भोला, ये वही पुराने सिक्कों की पहचान थी जो तुम्हें मिले थे। तुम्हारे पिता जानते थे कि एक दिन लालच में अंधे तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ अन्याय करेंगे, इसलिए उन्होंने तुम्हारे लिए असली दौलत पहले ही छुपा दिया था। ये सब तुम्हारा है। माँ की बात सुनकर वहां सन्नाटा छा गया। रमेश, सुरेश, भोला और ममता सबकी आंखें माँ के चेहरे पर टिक गईं। माँ ने भारी आवाज में कहना शुरू किया, आज मैं वो सच बताने जा रही हूं जो बरसों से मेरे सीने में दबा था। हाँ, ये सच है कि भोला तुम्हारा सगा भाई नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसका इस घर और इस संपत्ति पर कोई हक नहीं। असलियत तो ये है कि ये सारी जायदाद, खेत, घर, संतरे का पेड़, सब कुछ भोला के पिता की संपत्ति है। ये सुनकर रमेश और सुरेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? लेकिन माँ, हमारे पिता तो कहते थे कि ये सब उनकी मेहनत की कमाई है। नहीं बेटा, तुम्हारे पिता ने कभी झूठ नहीं बोला, बस पूरा सच तुमसे छुपाया। सालों पहले तुम्हारे पिता की एक परम मित्र थे, गोविंद। भोला उसी गोविंद भाई का बेटा है। गोविंद बहुत बड़ा जमींदार थे, उनके पास अथाह दौलत थी। भोला की माँ भोला को जन्म देते ही मर गई और भोला के पिता ये सदमा ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं कर पाए। तब मरते समय उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त यानी तुम्हारे पिता के हाथ में भोला को सौंप दिया। गोविंद भाई ने तुम्हारे पिता से कहा था, मित्र, मेरे बाद मेरे बेटे भोला की रक्षा करना और जब समय आए मेरी सारी संपत्तियों से सौंप देना। तुम्हारे पिता ने ये वचन निभाया।
उन्होंने भोला को अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार दिया, लेकिन उन्हें पता था कि लालच इंसान को अंधा कर देता है। इसलिए उन्होंने खजाना जमीन के नीचे छुपा दिया और पहचान के लिए भोला को वे पुराने सिक्के दिए। अब रमेश और सुरेश की आंखों में पश्चाताप और शर्मिंदगी थी। दोनों भाई भोला के पास जाकर उससे माफी मांगने लगते हैं। भोला, हमें माफ कर दो भाई। हमने तुझे गैर समझा, तेरा हक छीना, तुझे घर से निकाला, जबकि असली हकदार तो तू था। हमने लालच में आकर इंसानियत खो दी, मां की बात नहीं मानी, भाईचारे का रिश्ता तोड़ दिया। अगर हो सके तो हमें माफ कर दो। मां, आप भी हमें माफ कर दो। हमने आपके संस्कारों को शर्मिंदा किया। गलती इंसान से होती है, लेकिन जो अपनी गलती मान ले वही सच्चा इंसान होता है। भैया, आप दोनों मेरे बड़े भाई हो। मेरे दिल में आपके लिए कभी नफरत नहीं थी। अगर आज आपको अपनी गलती का एहसास हो गया तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। मैंने आपको माफ किया। यह सुनते ही ममता भी मुस्कुरा उठी। अब जब परिवार फिर से एक हो गया है तो पुराने गिले शिकवे मिटा दीजिए। अब हम सब मिलकर रहेंगे। इसके बाद भोला ने सबसे बड़ा दिल दिखाया। ये संपत्ति भले मेरे पिता की हो, लेकिन इस घर पर जितना मेरा हक है उतना ही आप दोनों का भी है। आज से हम तीनों भाई मिलकर रहेंगे, साथ काम करेंगे और इस परिवार को फिर से खुशियों से भर देंगे। धीरे धीरे उनका परिवार पूरे गांव में प्रेम, एकता और भाईचारे की मिसाल बन गया। लालच रिश्तों को तोड़ता है, लेकिन पश्चाताप, क्षमा और प्रेम टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ देते हैं।